नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो जो भी बच्चे क्लास 12th में हैं और हिस्ट्री सब्जेक्ट लिए हैं, उनको दोस्तों मैं यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ दोस्तों, जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस बार भी आने की ज़्यादा संभावना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको एक बता देता हूँ, अगर आप हिंदी में हैं या इंग्लिश में हैं तो आपको कोई बात नहीं है, हम आपको दोनों में आंसर बताएंगे और क्वेश्चन भी बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। वॉट वॉज कनिंगम्स फैलेसी, यानी कि दोस्तों कनिंगम का भ्रम क्या था। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि कनिंगम का भ्रम क्या था। पहला यहाँ पर पॉइंट है, कनिंगम वॉज इंटरेस्टेड इन रिसर्च बिटवीन टाइम पीरियड ऑफ 600 BCE टू 400 BC। यानी कि दोस्तों जो कनिंगम थे वह यहाँ पर अलेक्जेंडर कनिंगम 600 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईसा पूर्व पूर्व तक के जो खोजें थी उन सब की खोजों में इंटरेस्टेड थे। तो इन्हीं की ज़्यादातर वो खोजें करते रहते थे। इन 19th सेंचुरी दे फाउंड मैनी एंटिक्विटीज़, यानी कि पुरावशेष। और दोस्तों जब वो 19वीं सदी में यहाँ पर खोजें कर रहे थे तो उनको कुछ पुरावशेष प्राप्त हुए। नेक्स्ट पॉइंट है, वन ब्रिटिशर गेव हिम अ हड़प्पन कॉइन एंड ही कंसिडर्ड दैट द कॉइन इन द टाइम पीरियड ही नोज। यानी कि दोस्तों वह जो कनिंगम जी थे वह 400 से 600 BCE के बीच में जो खोजे हैं उनके बारे में रिसर्च करते थे। तो एक ब्रिटिशर ने उसको एक कॉइन दिया हड़प्पन सिविलाइजेशन का। तो उन्होंने दोस्तों क्या सोचा कि वह दोस्तों जो गंगा वैली है, वह सोचते थे दोस्तों कि जो इंडियन हिस्ट्री है, ये भारतीय इतिहास की शुरुआत कहाँ से हुई है दोस्तों, जो गंगा घाटी थी उससे शुरुआत हुई है। तो उन्होंने सोचा कि जो उसने ब्रिटिशर ने उसको सिक्का दिया है तो उसको ये भ्रम हो गया था कि ये जो कॉइन है यह दोस्तों गंगा वैली है, जो गंगा घाटी उधर का कॉइन है। और दोस्तों उनको लगा ये कि 600 से 400 BCE के बीच का कॉइन है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, पर दोस्तों वो कॉइन था जो 600 से 400 BCE के बीच का नहीं था, वह हड़प्पन सिविलाइजेशन का था, जो कि दोस्तों लगभग 2000 BCE से 2100 BCE के लगभग उसमें पाई गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द रीजन फॉर डिक्लाइनेशन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी कि दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के अंत के कारण क्या थे। तो दोस्तों यहाँ पर जो हड़प्पा सभ्यता के कारण है जो अंत के, वह कोई भी फिक्स कारण नहीं है। बहुत सारे इतिहासकार हैं या हिस्टोरियंस हैं, उनके अलग अलग ऐसे मत हैं, यानी कि उनके थॉट्स हैं कि कहीं कहीं के बहुत सारे कारण हैं कि किन किन वजहों से वह ख़त्म हो चुका है। पहला कारण है लैक ऑफ वाटर, यानी कि दोस्तों वहाँ पर जो पानी की समस्या थी वह बहुत ही बढ़ गई थी और पानी नहीं रहा था, इस वजह से ये हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। दूसरा यहाँ पर पॉइंट है, एंड ऑफ बिजनेसेस, यानी कि दोस्तों वहाँ पर हड़प्पा सभ्यता थी, उसमें जो व्यापार होता था उस व्यापार का खात्मा हो गया, जिससे लोग वहाँ से चले गए और वह उसका सभ्यता का अंत हो गया। तीसरा है, नो कनेक्शन विद अदर कंट्रीज, यानी कि दोस्तों जब वो व्यापार करते थे तो वहाँ की जो पास पड़ोस की कंट्रीज़ हैं उनके साथ उनके अच्छे संबंध थे, पर दोस्तों जब व्यापार नहीं रहा तो उनके कनेक्शंस टूट गए और इसी के साथ वह लोग वहाँ से चले गए और इसी तरह से हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गई। चौथा पॉइंट है क्लाइमेट चेंज, और दोस्तों कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वहाँ पर जो क्लाइमेट है, क्लाइमेटिक चेंज हुए, पर्यावरण की यहाँ पर समस्याएं हुई और इस कारण से इस सभ्यता का अंत हो गया। पांचवा पॉइंट है डिफॉरेस्टेशन, यानी कि दोस्तों जब वहाँ पर वन की कटाई हो गई, यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन हो गया तो क्लाइमेटिक चेंजेस आए और पानी की समस्या हो गई, तो वहाँ पर दोस्तों इस कारण से भी हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6, ड्राइनेस इन इंडस रिवर। ये दोस्तों यहाँ पर जब इंडस रिवर है, सिंधु नदी, उसमें जब पानी खत्म हो गया और वह नदी सूखी पड़ गई, तो भी दोस्तों इस नदी यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता है, इसका खात्मा बताया गया है कि इस तरीके से भी वह खत्म हो गई और इसका पतन हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीजन फॉर पावरफुलनेस ऑफ मगध एम्पायर, यानी कि मगध साम्राज्य के शक्तिशाली होने के क्या क्या कारण थे। पहला यहाँ पर कारण है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है, महत्वाकांक्षी किंग्स, यानी कि दोस्तों एम्बिशियस किंग्स, यानी कि वहाँ पर दोस्तों जो मगध साम्राज्य में जितने भी यहाँ पर राजा हुए वह दोस्तों महत्वाकांक्षी थे। अब दोस्तों महत्वाकांक्षी का मतलब होता है उनके अंदर एक जुनून था कि हम अपने राज्य को और बड़ा करेंगे और उसको बहुत आगे तक लेके जाएंगे, तो इसी तरीके से उसको कहते हैं दोस्तों एम्बिशियस किंग्स या महत्वाकांक्षी शासक। इसी को दोस्तों आप जो पॉइंट्स हैं इन्हीं को एलेबोरेट करके लिखोगे तो आपको दोस्तों फुल नंबर मिलेंगे, इसकी गारंटी है, क्योंकि दोस्तों मैंने जब एग्जाम दिया था तो मेरे भी अच्छे नंबर आए थे। नेक्स्ट पॉइंट है नेचुरल प्रॉपर्टीज़, यानी कि दोस्तों जहाँ पर जो मगध राज्य था उसमें दोस्तों जो नेचुरल प्रॉपर्टीज़, यानी कि दोस्तों प्राकृतिक जो प्रॉपर्टीज़ थी, यानी कि वहाँ पर दोस्तों बहुत ही संपदा थी, यहाँ पर प्राकृतिक संपदा थी, यहाँ पर जो चीज़ें थी वह नेचुरली बहुत सारी चीज़ें पाई जाती थी, जैसे कि दोस्तों कोयला वगैरह और लोहा वगैरह, तो इनसे वह लोग
बहुत ही धनी थे। नेक्स्ट यहाँ पर है कैपिटल एट राइट प्लेस। और दोस्तों जो मगध साम्राज्य है उसकी जो कैपिटल थी वह दोस्तों अच्छी प्लेस पर थी, जिस वजह से भी ये दोस्तों बहुत ही शक्तिशाली राज्य था। नेक्स्ट यहाँ पर है चौथा पॉइंट सोल्जर्स पावर। और दोस्तों वहाँ पर आप जानते हैं कि जो मगध साम्राज्य है उसमें दोस्तों सेना भी क्या थी, बहुत ही पावरफुल थी, शक्तिशाली थी, तो इस वजह से भी वह शक्तिशाली राज्य था। चौथा यहाँ पांचवा पॉइंट है फर्टाइल लैंड। अब दोस्तों आप जानते हैं कि जो मगध राज्य है वह यूपी का क्षेत्र है और यहाँ पर नदी किनारे का क्षेत्र है, गंगा नदी के, यमुना नदी के क्षेत्र का। तो दोस्तों आप जानते हैं कि जब भी कोई नदी के कोस्ट पर यहाँ पर कोई भी प्लेस रहती है तो वहाँ पर फर्टिलिटी रहती है, यानी कि दोस्तों उपजाऊ भूमि रहती है। तो इस वजह से भी ये दोस्तों बहुत ही शक्तिशाली राज्य था। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है विवाह के प्रकार बताइए। पहला यहाँ पर है टाइप्स ऑफ विवाह। तो पहला कौन सा है दोस्तों, ब्रह्म विवाह। अब दोस्तों यहाँ पर ब्रह्म विवाह है वह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसके 8 प्रकार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ब्रह्म विवाह क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जब पिता दोस्तों यहाँ पर जब लड़का और लड़की के सेम वर्ण होते हैं, सेम जाति होती है और उससे वह दोस्तों वैदिक नियम होते हैं जो विवाह के नियम, उसके द्वारा अगर वो लड़का का लड़की से या लड़की से लड़का का ब्याह करेंगे तो यहाँ पर वह ब्रह्म विवाह के अंदर आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है दोस्तों प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य दोस्तों क्या होता है, बिना किसी की लेन देन से योग्य वर से विवाह। यानी कि दोस्तों कोई अगर अच्छा वर है और उसके साथ यदि लड़के के साथ लड़की की शादी कर देंगे और दोस्तों वह बिना किसी लेन देन की शादी होगी तो उसको क्या बोलेंगे, प्रजापत्य विवाह। नेक्स्ट यहाँ पर है दोस्तों आर्ष विवाह। आर्ष विवाह दोस्तों क्या होता है, इस विवाह में जो परिवार वाले होते हैं अपनी बेटी का विवाह किसी ऋषि से कर देते हैं और दोस्तों ऋषि उसके बदले में दोस्तों 2 गायें या 2 बैल वगैरह ले लेते हैं और उससे विवाह कर देते हैं। तो दोस्तों वह क्या कहलाता है, आर्ष विवाह। अब दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर है देव विवाह। देव विवाह क्या होता है दोस्तों कि यदि लड़की को अच्छा वर नहीं मिल रहा है तो जो उसके माता पिता रहते हैं वह उसका विवाह दोस्तों किससे कर देते हैं, जो यज्ञ करने वाले पुजारी होते हैं उनसे उसका विवाह कर देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है दोस्तों गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर इसको प्रेम विवाह भी बोलते हैं। जब दोस्तों लड़का लड़की अपनी पसंद अनुसार किसी से शादी करती है तो उसको दोस्तों गांधर्व विवाह कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है आसुर विवाह। अब दोस्तों आसुर विवाह क्या होता है कि दोस्तों जो भी लड़की के माता पिता रहते हैं वह दोस्तों अपनी लड़की को धन किसी से धन लेकर उसके साथ शादी कर देते हैं तो उसको आसुर विवाह बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है दोस्तों राक्षस विवाह। अब राक्षस विवाह दोस्तों क्या होता है कि कन्या से दोस्तों जो लड़के वाले होते हैं वह जबरदस्ती उसकी अपहरण करके शादी कर लेते हैं और उसके जो माता पिता रहते हैं या भाई बहन रहते हैं उनको उनकी पिटाई कर देते हैं और उनसे जबरन शादी कर लेते हैं, तो उसको राक्षस विवाह कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है दोस्तों पिशाच विवाह। पिशाच विवाह दोस्तों क्या होता है, इस विवाह में दोस्तों जो यहाँ पर लड़के पक्ष वाला रहता है वह दोस्तों लड़की के साथ दुष्कर्म करके या उसकी मानसिक स्थिति जब खराब होती है तो उससे शादी कर लेते हैं जबरन, तो उसको दोस्तों क्या बोलते हैं, पिशाच विवाह। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट आर द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। यानी कि दोस्तों बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन कीजिए, बुद्ध की क्या क्या शिक्षाएं थी। पहला यहाँ पर है उनकी दोस्तों यहाँ पर जो 4 शिक्षाएं थी मेनली, तो उनको हम देख लेते हैं। पहली शिक्षा थी दोस्तों वर्ल्ड इज फुल ऑफ सैडनेस। यानी कि दोस्तों जो दुनिया है वह क्या है, दुखों का घर है। दूसरी दोस्तों यहाँ पर शिक्षा क्या थी उनकी, कॉजेस ऑफ सैडनेस इज डिजायर। यानी कि दोस्तों और जो पूरा वर्ल्ड है वह क्या है दोस्तों, सैडनेस से भरा हुआ है। यानी कि दोस्तों दुनिया क्या है, दुखों का घर है। और दोस्तों दुख किस वजह से आते हैं दोस्तों, डिजायर की वजह से। डिजायर क्या होती है दोस्तों, इच्छाएं। और तीसरा यहाँ पर है सैडनेस कैन बी ओवरकमिंग बाई किलिंग डिजायर। और दोस्तों जो दुख है वह दुख का अंत किस प्रकार से किया जाता है, हम इच्छाओं को मार के। अब दोस्तों इच्छाओं को मारने के उन्होंने 8 मार्ग बताए हैं। इसको दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं 8 फोल्ड पाथ और हिंदी में बोलते हैं अष्टांग मार्ग। अब इन अष्टांग मार्ग के अंतर्गत क्या आता है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों पहला आता है राइट विजन, यानी कि दोस्तों सम्यक दृष्टि। अब सम्यक का अर्थ आपको जानना जरूरी है दोस्तों कि सम्यक होता क्या है। तो दोस्तों सम्यक का अर्थ होता है शुद्ध या अच्छा। तो दोस्तों पहला क्या है यहाँ पर, इच्छाएं मारने का पहला यहाँ पर मार्ग कौन सा है, राइट विजन, यानी कि सम्यक दृष्टि। मतलब हमें अच्छी दृष्टि रखनी है, हमें गलत दृष्टि नहीं रखनी है, जिससे हमारा यहाँ पर इच्छाएं हम कंट्रोल रख सकते हैं। दूसरा यहाँ पर क्या है, राइट रेजोल्यूशन, यानी कि दोस्तों सम्यक संकल्प। यानी कि हमें एक अच्छा और शुद्ध संकल्प लेना है, गलत कर्मों का संकल्प नहीं लेना है। तीसरा यहाँ पर है राइट थ्रो, यानी कि दोस्तों सम्यक वचन। यहाँ पर दोस्तों ये थ्रॉट लिख गया है, यहाँ पर इसका अर्थ होता है थॉट। थॉट यानी कि वचन। तो यहाँ पर दोस्तों हमें अच्छे वचन का पालन करना है,
चौथा यहाँ पर है राइट बिहेवियर, यानी कि हमें सम्यक आचरण, यानी कि हमें शुद्ध आचरण रखना है, हमारा आचरण गलत नहीं होना चाहिए जिस वजह से हम अपनी इच्छाएं मार सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है दोस्तों राइट लाइफ, यानी कि दोस्तों सम्यक जीवन, हमें अपना जीवन शुद्ध और अच्छा बनाना है जिससे हम दोस्तों मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है राइट ट्राई, सम्यक प्रयत्न, हमें अच्छा और शुद्ध प्रयत्न करते रहना चाहिए और इसकी हमारी इच्छाएं मारने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर है दोस्तों राइट मेमोरी, यानी कि दोस्तों सम्यक स्मृति। अब यहाँ पर दोस्तों मेमोरी का अर्थ है कि हमें सोच अच्छी रखनी है, तो इससे दोस्तों हम क्या करेंगे, ये अष्टांग मार्ग का भाग है और इसके द्वारा हम दोस्तों अपनी जो गलत इच्छाएं हैं उन पर काबू कर सकते हैं। आठवां यहाँ पर पॉइंट क्या है, राइट मौसलियम, इसका अर्थ है दोस्तों सम्यक समाधि, यानी कि दोस्तों जो यहाँ पर जो बुद्ध धर्म है उसमें दोस्तों जब उसका अंतिम एज आ जाती है तो उसको अच्छी तरीके से समाधि ग्रहण कर सकता है, मतलब अपना जीवन लास्ट में व्यतीत कर सकता है, तो इसी को दोस्तों बोला है सम्यक समाधि। तो आपको दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।